जय हिंद जय भारत। आज हमारा जो मौर्य काल का आज एंडिंग पार्ट है जी। हम हिस्ट्री ऑप्शनल प्राचीन भारत उसका पार्ट फर्स्ट चैप्टर 7 उसका पार्ट 3 कर रहे हैं। शुरू करते हैं। अशोक ने हमारा क्वेश्चन है कि अशोक ने अपनी प्रजा के नैतिक एवं प्रशासनिक हितों को किस प्रकार उन्नत किया, उत्थान के लिए कौन से कदम उठाए। तो इनके नैतिक पक्ष में यदि हम देखें तो फर्स्ट है पशु हत्या पर पाबंदी, ब्रिट में प्रथम वैध शिलालेख। सेकंड धम्म नीति के रूप में पारिवारिक तथा सामाजिक जीवन के आदर्श को अभिव्यक्त करना। चौथे 11वें शिलालेख। और फिर थर्ड है कि मानव में पशु चिकित्सा का प्रबंध, ब्रिट में द्वितीय वैध शिलालेख। और फिर 4 है धम्म हमातर नामक अधिकारी की नियुक्ति, ब्रिट में 5th में वैध शिलालेख। और 5 है आखेट की गतिविधियों पर पाबंदी, 8वें वैध शिलालेख। और फिर 6 है समाज एवं समारोह पर पाबंदी, ब्रिट में 9वें वैध शिलालेख। 7 है आट्विक राज्य को चेतावनी देना। प्रशासनिक में देखें तो पितृसत्तावादी राजतंत्र का मॉडल। फिर सेकंड है कि चुस्त प्रशासन पर बल, ब्रिट में 6ठे शिलालेख। और थर्ड है कि प्रादेशिक नामक अधिकारी का 5 वर्ष पर दौरा, ब्रिट में 3रे वैध शिलालेख। 4 है कि दम्भ यात्रा पर बल। और फिर 5 है अपने शासन के 27वें वर्ष में उसने रज्जुक नामक अधिकारी को ग्रामीण लोगों को न्याय देने के लिए न्याय के अधिकार दिए। आगे मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था देखें तो मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था कृषि अर्थव्यवस्था के प्रसार तथा सेकंड नगरीकरण के क्रमिक विकास की उस प्रक्रिया को जो महाजनपद काल में आरंभ हो गई थी दर्शाती है। किंतु इस काल में एक कारक जो इसे पूर्व काल से अलग करता है वह है अर्थव्यवस्था के विस्तार में राज्य की प्रत्यक्ष भागीदारी। दूसरे शब्दों में एक तरफ जहां कृषि अर्थव्यवस्था के प्रसार में मौर्य साम्राज्य का आर्थिक आधार तैयार किया, वहीं साम्राज्य की आर्थिक आवश्यकता ने उसे प्रेरित किया कि वह उत्पादन में वृद्धि के लिए सक्रिय प्रयास करे। कृषि अर्थव्यवस्था देखें तो जैसा कि हम देखते हैं कि 6ठी सदी ईसा पूर्व तथा इसके पश्चात लोहा उपकरणों की सहायता से मध्य द्वीप क्षेत्र में कृषि अर्थव्यवस्था का प्रसार हुआ। मौर्य काल के पुरातात्विक स्रोत ये बताते हैं कि इस काल में कृषि के क्षेत्र में लोहा उपकरणों की संख्या में वृद्धि हुई। अतरंजी खोरा तथा कुछ अन्य स्थलों से बड़ी संख्या में लोहा उपकरण प्राप्त हुए हैं। इनमें लकड़ी के हल से जुड़े लोहे के फाल भी शामिल हैं। और फिर मेगस्थनीज कहता है भारत की मिट्टी उपजाऊ थी, फसलों के रूप में हमें गेहूं, जौ, चावल, विभिन्न प्रकार के दाल तथा कपास एवं गन्ना की सूचना मिलती है। सबसे बढ़कर इस काल में समय राज्य की ओर से कृषि भूमि विस्तार के लिए कदम उठाया गया। अर्थशास्त्र में जनपद निवेश शब्द का प्रयोग किया गया है। इसका अर्थ है कि नए क्षेत्र को आबाद करना। राज्य के द्वारा समय खेती करवाई जाती थी। राज्य की भूमि सीता भूमि कहलाती थी। और सीता भूमि में युद्धबंदी दासों तथा शूद्रों को भी लगाया गया। अशोक की धम्म नीति में पशु हत्या को हतोत्साहित किया गया, जहाँ पशुओं की सुरक्षा की भावना नवीन कृषि अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं के अनुकूल प्रतीत होती है। राज्य की ओर से सिंचाई के विकास के लिए कदम उठाए जाते थे। चंद्रगुप्त के एक अधिकारी पुष्यगुप्त ने सुदर्शन झील का निर्माण किया था। राज्य की ओर से कृषि तथा सिंचाई के विकास का उद्देश्य था अधिकतम रूप में राजस्व प्राप्त करना। राज्य के अतिरिक्त निजी व्यक्तियों के द्वारा भी सिंचाई एवं विकास के लिए काम किया जाता था। शिल्प एवं वाणिज्य व्यापार देखें तो इस काल में विविध प्रकार के शिल्पों का प्रचलन था। कुछ शिल्पों पर राज्य का विशेषाधिकार था तथा वहाँ शिल्पियों को राज्य नियंत्रण में ही कार्य करना होता था। उदाहरण के लिए अस्त्र निर्माण, जहाज निर्माण आदि। और इसके अतिरिक्त कुछ उद्योगों पर भी राज्य एक अधिकार था। खान उद्योग में लोहे, तांबे एवं सोने के खनन पर विशेष बल दिया गया। और मगध क्षेत्र में लोहे का उत्पादन होता था। दक्षिण में स्वर्णगिरी शब्द का प्रयोग उस क्षेत्र की सोने की खान से निकटता को दर्शाती है। फिर इस काल में वस्त्र निर्माण एक महत्वपूर्ण उद्योग था। अर्थशास्त्र के अनुसार कपास के अतिरिक्त वस्त्र निर्माण के लिए ऊन एवं रेशम का भी उपयोग
होता था। दक्षिण भारत से कीमती पत्थर भी प्राप्त किए जाते थे। कौटिल्य के अर्थशास्त्र ने दक्षिणापथ के आर्थिक महत्व पर विशेष बल दिया है और इस काल में शिल्पी एवं व्यापारी श्रेणी एवं निगम में संगठित थे, किंतु श्रेणियों को राज्य नियंत्रण में कार्य करना होता था। मौर्य काल में व्यापारिक मार्ग के रूप में उत्तरापंथ का प्रचलन था। मेघसतनी उत्तरापंथ का भी जिक्र करता है। मार्ग निर्माण राज्य का विशेष दायित्व था। मेघसतनी जी के अनुसार इसके लिए एक एग्रोनोमोई नामक अधिकारी था। उत्तरापंथ पूर्व में ताम्रलिप्ति बंदरगाह को पश्चिम में बड़ौच से तथा उत्तर पश्चिम में तक्षशिला से जोड़ता था। इसके अतिरिक्त कौटिल्य के अर्थशास्त्र में दक्षिणापथ की भी चर्चा हुई है। इस काल में वाणिज्य व्यापार में भी राज्य की भागीदारी थी। राजकीय वस्तु राजपण्य कहलाती थी। व्यापारिक गतिविधियां एवं पण्याध्यक्ष नामक अधिकारी के निरीक्षण में रखी गई थी। राज्य के द्वारा वस्तुओं पर सीमा शुल्क एवं व्यापारिक कर लगाए जाते थे। सीमा शुल्क सामान्यतः वस्तु मूल्य का 10% होता था तथा व्यापारिक कर सीमा शुल्क का 10% था। राज्य की ओर से कर व्यवस्था पर कठोर नियंत्रण था। मेघसतनी ने कर वंचकों के लिए मृत्युदंड के प्रावधान की सूचना दी है। हालांकि यह अतिशयोक्तिपूर्ण है, परंतु इतना तो माना ही जा सकता है कि उस काल में कर से बचना एक कठिन कार्य था। मुद्रा अर्थव्यवस्था तथा नगरीकरण देखें तो इस काल में आहत मुद्राओं की प्रचुरता विकसित मुद्रा अर्थव्यवस्था को दर्शाती है, किंतु ये आहत मुद्राएं राज्य के द्वारा नहीं वरन निगमों के द्वारा जारी की जाती थी। फिर इस काल में विकसित वाणिज्य व्यापार तथा बेहतर प्रशासनिक गतिविधियों ने नगरीकरण की प्रक्रिया को बल प्रदान किया। अशोक के अभिलेखों में पाटलिपुत्र के अतिरिक्त सात नगरों का जिक्र हुआ है और ये नगर तक्षशिला, उज्जैन, कौशाम्बी, तोसली, संपा, स्वर्णगिरि तथा ईशिला। इसके अतिरिक्त मेघसतनी ने मथुरा का जिक्र किया है। श्रेणीय मुद्रा व्यवस्था महाजनी व्यवस्था इस काल में प्रतिस्पर्धा से बचने के लिए शिल्पी श्रेणियों में संगठित होकर उत्पादन करते थे। इन श्रेणियों को आर्थिक एवं सामाजिक क्षेत्र में बहुत हद तक स्वायत्तता भी प्राप्त थी। आपसी विवादों का निपटारा श्रेणी न्यायालय के माध्यम से किया जाता था और यह न्यायालय महाश्रेष्ठी के अंतर्गत कार्य करता था। किंतु मौर्य काल में श्रेणियों के कुछ मामलों में राज्य का भी हस्तक्षेप था। राज्य के अधिकारियों द्वारा श्रेणियों का पंजीकरण किया जाता था। बिना राज्य की अनुमति के श्रेणियां अपना स्थान नहीं बदल सकती थी और इसके अतिरिक्त कुछ विशिष्ट शिल्प उत्पादन पर राज्य के एकाधिकार भी स्थापित था। उदाहरण के लिए लोहा शिल्प, हथियारों का निर्माण आदि। मौर्य काल में कौटिल्य का अर्थशास्त्र मुद्राओं की एक लंबी सूची प्रस्तुत करता है। उदाहरण के लिए चांदी की मुद्रा के रूप में कर्षापर्ण, पर्ण एवं स्वर्ण मुद्रा के रूप में सुवर्ण एवं पाद तथा तांबे की मुद्रा के रूप में कांकणी, अर्धकांकणी तथा माशक आदि। किंतु पुरातत्व इन सूचनाओं की पुष्टि नहीं करता। पुरातात्विक साक्ष्य से केवल आहत सिक्कों की पुष्टि हुई है जो चांदी तथा तांबे के निर्मित होते थे तथा जिन पर कई प्रकार की आकृतियां निर्मित की जाती थी। उसी प्रकार अर्थशास्त्र यह सूचित करता है कि राजकीय टकसाल से मुद्राएं जारी की जाती थी और जारी करने वाले विभाग को सौवार्निक कहा जाता था। किंतु व्यवहार में ऐसा प्रतीत नहीं होता। वस्तुतः इस काल में ये सिक्के राज्य के द्वारा नहीं बल्कि व्यापारिक निगमों के द्वारा जारी किए जाते थे। आहत सिक्के व्यापारिक निगमों के द्वारा ही जारी किए गए थे। यद्यपि मेघसतनी की इंडिका में यह स्पष्ट रूप में उल्लेखित है कि भारतीय उधार देना व लेना नहीं जानते थे और न ही वे ब्याज लेते थे, किंतु कौटिल्य के अर्थशास्त्र में यह बात खंडित हुई है तथा यह स्थापित करने का प्रयत्न किया गया है कि न केवल महाजनी व्यवस्था प्रचलित थी, अपितु जरूरत पड़ने पर व्यापारियों को राजकोष से भी ब्याज पर रकम दी जाती थी। अर्थशास्त्र के अनुसार
कि उस काल में ब्याज की राशि सामान्यतः 15% वार्षिक थी, किंतु अगर उन सामग्रियों को खरीदने के लिए रकम ली गई हो जो समुद्री यात्रा के माध्यम से अन्यत्र भेजी जा रही हो, वहाँ खतरे की संभावना अधिक होती थी। इसलिए ब्याज की राशि 60% निर्धारित कर दी गई थी। इसे व्यवहारिक कहा जाता था। जहाँ हम मैगस्थनीज के विचार की जगह अर्थशास्त्र के विचार को अधिक बल देते हैं। कारक यह है कि मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था विकास के जिस स्तर पर पहुंच चुकी थी, उसका संचालन महाजनी पूंजी के बिना संभव नहीं था। क्वेश्चन है कि आर्थिक क्रियाकलापों के विनियमन एवं नियंत्रण की मौर्य नीति। तो इसका आंसर है कि महाजनपद काल में सेकंड नगरीकरण का आधार निर्मित हो गया था। मौर्य काल में इस प्रक्रिया को और बल मिला। मौर्य काल की एक महत्वपूर्ण घटना है आर्थिक गतिविधियों में राज्य की प्रत्यक्ष भागीदारी तथा अर्थव्यवस्था पर राज्य का नियंत्रण। इसमें फर्स्ट पॉइंट है कृषि क्षेत्र में राज्य की प्रत्यक्ष भागीदारी, जैसे कि जनपद निवेश के रूप में। फिर सेकंड है कि कुछ शिल्पों पर राज्य का एक अधिकार तथा राज्य द्वारा श्रेणियों का पंजीकरण। और थर्ड है वाणिज्य व्यापार में राज्य की भागीदारी के माध्यम से व्यापारिक गतिविधियों पर नियंत्रण। और फोर है कि ऐसा प्रतीत होता है कि मौर्यों का आर्थिक विनियंत्रण साम्राज्य की आवश्यकता से जुड़ा था। आगे अलाउद्दीन खिलजी ने भी अपने साम्राज्यवादी आकांक्षा को पूरा करने के लिए बाजार की शक्तियों में सीधा हस्तक्षेप किया था। मौर्यकालीन समाज देखें। आगे हम देखते हैं मौर्यकालीन समाज। तो मौर्यकालीन समाज का अध्ययन तीन भिन्न प्रकार के स्रोतों के आधार पर किया जा सकता है। बौद्ध ग्रंथ, इंडिका एवं अर्थशास्त्र। बौद्ध ग्रंथ में एक भिन्न प्रकार का वर्णक्रम प्रस्तुत किया गया है, जिनमें क्षत्रिय को उच्च दर्जा दिया गया है, जबकि ब्राह्मणों को क्षत्रियों से नीचा बताया गया है। उससे अलग इंडिका है, जो 4 वर्णों के बजाय 7 जातियों का जिक्र करता है। भारतीय समाज में जहाँ मैगस्थनीज हेरोडोटस की रचना से प्रभावित है, हेरोडोटस ने मिस्र के समाज को 7 भागों में बांटा था। उसी प्रकार मैगस्थनीज ने 7 जातियों में बांटा। ये थी दार्शनिक, किसान, शिकारी, पशुपालक, शिल्पी एवं कारीगर, ऋषिक एवं गुप्तचर। अमात्य तथा सभासद। मैगस्थनीज ने जहां भारतीय समाज को जाति के आधार पर विभाजित किया है, उसने सबसे अधिक संख्या किसानों की बताई है। इसका अर्थ है कि उस काल में किसी अर्थव्यवस्था की पूरी तरह स्थापित हो गई थी। सबसे बढ़कर दासों एवं कर्मकारों को भी कृषि में लगाया गया था। दूसरी तरफ कौटिल्य का अर्थशास्त्र चतुवर्ण व्यवस्था का जिक्र करता है, एक ऐसी व्यवस्था जिसमें ब्राह्मणों का विशेषाधिकार सुरक्षित है। यद्यपि विरोधी विचारों के बावजूद भी इतना तो स्वीकार किया जा सकता है कि मौर्य काल में ब्राह्मणों की स्थिति नीची नहीं हुई थी, क्योंकि कौटिल्य अर्थशास्त्र के अतिरिक्त मैगस्थनीज के इंडिका एवं अशोक के अभिलेखों से भी इस बात की पुष्टि होती है कि अशोक के अभिलेखों में राज्य के द्वारा अनुदान देने के क्रम में ब्राह्मण एवं श्रमण दोनों शब्दों का प्रयोग किया गया है। उसी प्रकार मैगस्थनीज के इंडिका में भी पहली जाति के रूप में दार्शनिकों का जिक्र किया गया है। फिर कौटिल्य का अर्थशास्त्र एक तरफ जहाँ ब्राह्मणों के विशेषाधिकार की बात करता है, वहीं दूसरी तरफ शूद्र महिलाओं के प्रति भी उसकी दृष्टि नरम है। उसने शूद्रों को आर्य कहा है तथा उन्हें शिल्प के अतिरिक्त कृषि का भी अधिकार दिया है। उसी प्रकार उसने महिलाओं के लिए 8 प्रकार के विवाह को मान्यता दी एवं उन्हें पुनः विवाह की अनुमति भी प्रदान करता। विभिन्न स्रोतों का अवलोकन करने के पश्चात मौर्य काल में हमारे समक्ष एक ऐसे समाज की तस्वीर उभरती है जिसमें विविधता एवं जटिलता बढ़ रही थी। इसलिए अशोक को समाज में समन्वय बनाए रखने के लिए धम्म नीति के संचालन की जरूरत पड़ी। आगे हमारा क्वेश्चन है कि धर्मशास्त्र तथा अर्थशास्त्र परंपरा में स्त्रियों के लिए सामाजिक नियम वर्णाश्रम प्रथा के आधार पर बने थे। आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। तो इसका आंसर है प्राचीन काल के सामाजिक व्यवस्था का आधार वर्णाश्रम व्यवस्था थी। अतः इस काल के प्रमुख चिंतकों के द्वारा वर्णाश्रम व्यवस्था के
सफल संचालन के लिए ब्राह्मणवादी विशेषाधिकार एवं महिलाओं को पुरुषों के अधीन करने पर बल दिया है। धर्मशास्त्र इसका ज्वलंत उदाहरण है। यद्यपि कौटिल्य का अर्थशास्त्र भी ब्राह्मणों को विशेषाधिकार एवं पुरुषों की श्रेष्ठता पर बल देता है, किंतु चूंकि उसकी दृष्टि एक विशिष्ट प्रकार की राजनीतिक अर्थव्यवस्था से प्रेरित है, इसलिए महिलाओं के प्रति उनकी दृष्टि धर्मशास्त्र की तुलना में नरम रही है। नेक्स्ट है कि धर्मशास्त्र के लेखन ने महिलाओं के अधिकारों पर चोट की तथा उन्हें पुरुषों के अधीन कर दिया। गौतम बुद्ध विशिष्ट अपातसव जैसे लेखकों ने वैदिक कालीन चिंतकों की तुलना में कठोर दृष्टिकोण अपनाया है। धर्मसूत्र में विविधता पुनर्विवाह को भी हतोत्साहित करने का भी प्रयास किया गया है। उन्हें संपत्ति के अधिकार से भी वंचित रखा गया है। बौद्धायन लिखता है कि पुत्री को तभी संपत्ति मिले जब कोई संपीड़ न हो, ब्रट में अपने परिवार के साथ साथ अपने पड़ोसियों से कोई उत्तराधिकारी न हो। उसी प्रकार इस काल में दहेज प्रथा का भी प्रचलन आरंभ हो गया था। वहीं दूसरी तरफ कौटिल्य विधवाओं को पुनर्विवाह का अधिकार देता है। कुछ विशिष्ट स्थिति में महिलाओं को तलाक का भी अधिकार देता है। गणिका व्रत में विषयों के प्रति भी उनकी दृष्टि नरम है तथा उन्हें रूपाजीवा कहता जिससे राजा को आमदनी प्राप्त होती थी। वस्तुतः कौटिल्य की प्रामाणिकता धर्मशास्त्र के लेखकों से अलग है। वह राज्य को एक ठोस आर्थिक आधार तथा सरकार को विशिष्ट शक्ति प्रदान करना चाहता है। इसलिए धर्मशास्त्र के लेखक के विपरीत सामाजिक मुद्दों पर उसकी दृष्टि थोड़ी लचीली है और इस प्रकार अर्थशास्त्र तथा धर्मशास्त्र के दृष्टिकोण का मूल्यांकन करते हुए इस तथ्य को ध्यान में रखना आवश्यक है। आगे अशोक का दंभ नीति विद्वानों के मध्य एक गहन चर्चा का विषय रहा है। दंभ संस्कृत के धर्म शब्द का प्राकृतिक रूप है। अशोक के संदर्भ में दंभ का अर्थ किसी विशेष धार्मिक विश्वास था व्यवहार से लगाया जाता है। अशोक की दंभ नीति की व्याख्या अलग अलग ढंग से करने का प्रयास किया गया है। विद्वानों के अनुसार बौद्ध धर्म के दो पक्ष हैं, प्रथम भिक्षुओं के लिए तथा दूसरा गृहस्थों के लिए। वस्तुतः एक दूसरे पक्ष को अशोक ने अपनी दंभ नीति में अपनाया। इस मत के अनुसार अशोक अपने व्यक्तिगत जीवन में बौद्ध था, परंतु दंभ नीति के रूप में उसने जो कुछ भी प्रतिपादित किया वह केवल बौद्ध धर्म नहीं था, अपितु विद्वानों के दूसरे समूह ने इस धम्म शब्द का विस्तार करना चाहा। उन्होंने इसे एक व्यापक संदर्भ में देखा। उनके अनुसार यह राज्य उपकरण में 6ठी सदी ईसा पूर्व के सामाजिक दर्शन के भावों की अभिव्यक्ति थी। आगे है कि फिर अशोक के लिए धम्म तात्कालिक समस्याओं और विराद का समाधान था। यह एक प्रकार के सामाजिक दायित्व को रेखांकित करता है। सामाजिक राजनीतिक संदर्भ में धम्म की व्याख्या ने निश्चय ही इसमें नए आयाम जोड़ दिए। आज दंभ नीति को तात्कालिक परिस्थितियों से जोड़कर देखा जाता है। इसे महज किसी संप्रदाय विशेष के विचारों की अभिव्यक्ति नहीं माना जाता। अतः ऐसा कहा जा सकता है कि अशोक अपने व्यक्तिगत आस्था में बौद्ध था, परंतु धम्म नीति के रूप में उसने जो कुछ भी प्रतिपादित किया वह महज बौद्ध सिद्धांत नहीं था। इस तथ्य को थोड़ा विस्तार से देखना उचित होगा। अशोक अपने व्यक्तिगत आस्था में बौद्ध था, इस तथ्य को ऐसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। उसने शंभु अभिलेख में त्रिरत्न में आस्था प्रकट की है। निगाली सागर अभिलेख से यह सूचना मिलती है कि उसने अपने शासन के 14वें वर्ष में श्रीक्षेत्र की यात्रा की थी तथा वहां कनक मुनि के स्तूप के आकार को दोगुना करवाया था। उसी प्रकार रूमीदई अभिलेख से यह सूचना प्राप्त होती है कि अशोक ने बुद्ध के जन्म स्थान पर व्यक्तिगत रूप से श्रद्धा व्यक्त की थी। श्रीलंका के बौद्ध ग्रंथों से भी यह सूचना मिलती है कि अशोक के काल में तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था।
इसके अलावा अशोक के संघभेद अभिलेख से यह ज्ञात होता है कि अशोक ने बौद्ध संघ के अनुशासन की बात उठाई। अतः इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता कि अशोक अपने व्यक्तिगत आस्था में समर्पित बौद्ध था। परंतु अब प्रश्न उपस्थित होता है कि अशोक ने धम्मनीति के रूप में जिसे प्रतिपादित किया है, क्या वह महज बौद्ध सिद्धांत है? अगर हम इस तथ्य पर दृष्टिपात करते हैं तो हमें यह मत अप्रासंगिक प्रतीत दिखता, क्योंकि उसकी धम्मनीति का आधार बौद्ध ग्रंथों में ढूंढा जा सकता है। उदाहरण के लिए अशोक ने जिस आदर्श शासन का मॉडल प्रस्तुत किया है, उसका आधार हमें दीघनिकाय के लक्ष्मण सूत्र चक्रवर्ती में दिखता है। परंतु सूक्ष्म दृष्टि से मूल्यांकन करने पर यह ज्ञात होता है कि अशोक की धम्मनीति में भी विभिन्न पंथों के लिए गए तत्व शामिल है। उदाहरण के लिए उसने बौद्ध धर्म में राज शासन, दंड नीति तथा अनुशासन ग्रहण किए। बौद्ध धर्म से आचार शास्त्र तथा नैतिकता ली तथा आजीविक धर्म से उसने ऐन्द्रजालिक पद्धति को अपनाया। अशोक का धम्म एक प्रकार का आचरण संहिता था। धम्मनीति के रूप में उसने पारिवारिक एवं सामाजिक जीवन के कुछ मूलभूत आदर्शों को व्यक्त किया है।